नेक्स्ट हेयरिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हमने असेंशियल एलिमेंट्स में डिस्कस किया था। कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कैपेबल नहीं है। कितने लोग? 3। एक है माइनर, दूसरा है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और तीसरा है डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। अब ये तीनों पॉइंट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज अ पोजीशन ऑफ अ माइनर। अच्छा, माइनर मतलब कौन? जिसने 18 ईयर्स अब तक कंप्लीट नहीं किए। पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स इज कंसिडर्ड टू बी अ माइनर। नॉर्मली माइनर की एज 18 मानी जाती है, पर कुछ केसेस में इट इज एक्सटेंडेड टू 21। और ये 21 कौन से सिचुएशंस में है? व्हेन द माइनर इज अंडर द कस्टडी ऑफ कोर्ट। माइनर कोर्ट के अंडर है और कोर्ट ने किसी गार्डियन को अपॉइंट किया है टू टेक केयर ऑफ द माइनर। इन दो केसेस में माइनर की एज एक्सटेंड हो जाएगी 21। मतलब वो मेजर कब होगा? 22 अटेन करने पे। सो नॉर्मली 18 और दो केसेस में एज है 21। और ये कहाँ पे मेंशन्ड है? इज इट मेंशन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? Is it mentioned in Minority Act? Is it mentioned in Majority Act? It is mentioned in the Indian Majority Act 1875। माइनर की एज का पूरा क्लासिफिकेशन कहाँ पे दिया हुआ है? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। अच्छा, नॉर्मली हम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं? नहीं, माइनर में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की कैपेबिलिटी नहीं है। फिर भी अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा void ab initio। द कॉन्ट्रैक्ट इज void ab initio। ये वर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, void ab initio। void ab initio मतलब स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? void। अच्छा, क्या हम माइनर के साथ उसके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ, अगर आप माइनर के साथ उसके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर फॉर बेनिफिट्स। अच्छा, कैन माइनर बी अ पार्टी? पार्टी मतलब कौन? जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है। कैन माइनर बी अ पार्टी? नो। कैन माइनर बी अ पार्टी फॉर बेनिफिट्स? यस। वो चाहे तो अपने कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। कैन माइनर बी अ पार्टनर? नो। कैन माइनर बी अ पार्टनर फॉर बेनिफिट्स? यस। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो void ab initio, पर अगर उसके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड। अच्छा, माइनर खुद 16 ईयर्स का है और सामने वाले को बोल रहा है कि मैं 20 ईयर्स का हूँ। फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है, और सामने वाले ने उस पर भरोसा करके उसको 5 लाख का लोन दे दिया। व्हाट अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट? void ab initio। बिकॉज आपने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? माइनर के साथ, और माइनर में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की कैपेबिलिटी नहीं है। दैट्स वाई द कॉन्ट्रैक्ट इज void ab initio। क्या सामने वाला माइनर पे केस फाइल करके उससे वो 5 लाख रुपए रिकवर कर सकता है? नहीं। एक void कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप कभी भी केस फाइल नहीं कर सकते। माई क्वेश्चन इज, क्या माइनर ऐसा कर सकता है? झूठ बोल सकता है, फ्रॉड कर सकता है? हाँ या ना? हाँ, बिकॉज ही इज अ माइनर। वो माइनर है और लॉ में लिखा है माइनर कैन प्लीड हिज माइनॉरिटी। वो अपनी माइनॉरिटी को एंजॉय कर सकता है, आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। मतलब माइनर झूठ भी बोलेगा फिर भी वो लायबल नहीं है। माइनर ने माइनॉरिटी में एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और अब वो मेजर होके उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस करना चाहता है। क्या ये अलाउड है? नहीं, बिकॉज माइनर था तब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? void ab initio। आप मेजर होके भी उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं कर सकते, तो उसे बोला जाता है रैटिफिकेशन। मेजर होके कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना, उसको वैलिड करना, उसके लिए वर्ड यूज किया है रैटिफिकेशन। और माइनर के सिचुएशन में रैटिफिकेशन अलाउड नहीं है। जैसे अकाउंट्स में आप लोग वर्ड यूज करते होगे रेक्टिफिकेशन, वैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करना और उसको वैलिड कर देना, उसको बोला जाता है रैटिफिकेशन। और माइनर के लिए रैटिफिकेशन अलाउड नहीं है। माइनर के फादर ने उसके लिए जॉब का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मेरा सन आपके यहाँ आके 10 to 6 जॉब करेगा। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज void ab initio। पर माइनर के फादर ने उसके लिए ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मेरा सन आपके यहाँ आके ट्रेनिंग लेगा, एप्रेंटाइज बनेगा। एप्रेंटाइज मतलब ट्रेनी। जैसे आप PCC इंटरमीडिएट कंप्लीट करोगे ना, तो उसके बाद आप आर्टिकलशिप करोगे, तो तब आपको बोला जाएगा एप्रेंटाइज। तो माइनर के फादर ने माइनर के लिए एप्रेंटाइज होने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इज दिस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? यस, बिकॉज उस ट्रेनिंग से माइनर को क्या होने वाला है? बेनिफिट। तो अगर बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा देन द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वैलिड। क्या माइनर को हम कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकते हैं? नो, बिकॉज माइनर कभी भी लायबल नहीं है। तो लायबल ही नहीं है तो इंसॉल्वेंसी पॉसिबल नहीं है। क्या माइनर किसी भी चीज़ के लिए लायबल है? नो। पर
एक चीज़ के लिए माइनर को लायबल किया है, दैट इज़ नेसेसरीज, और नेसेसरीज के लिए माइनर लायबल नहीं है, प्रॉपर्टी लायबल है। अच्छा, नेसेसरीज मतलब क्या? बेसिक रिक्वायरमेंट्स, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि माइनर की फैमिली नहीं है, उसके पेरेंट्स नहीं है, पर उसके नाम पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, और माइनर के नेबर्स ने उसको कंटिन्यूसली 5 साल तक कुछ नेसेसरी सप्लाई की है, तो क्या उन नेसेसरीज के लिए माइनर लायबल है? यस। यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि नेसेसरी सप्लाई की 2 लाख रुपीज़ की, और माइनर के पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है 1 लाख रुपीज़, तो माइनर कितनी अमाउंट के लिए लायबल होगा? 1 लाख, उससे ज़्यादा वो लायबल नहीं है। और मान लेते कि माइनर के पास प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो ही इज़ नॉट लायबल। माइनर लायबल नहीं है, सिर्फ क्या लायबल है? उसकी प्रॉपर्टी। तो लॉ ने नेसेसरीज के लिए लायबल कर दी है प्रॉपर्टी। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि माइनर फुटबॉल मैच खेल रहा है, गिर गया, इंजरी हो गई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दे दिया, पर माइनर के पास पैसे नहीं है, तो उसने डॉक्टर को पेमेंट नहीं किया, पर माइनर के पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है। आपसे पूछेंगे क्या डॉक्टर उसकी प्रॉपर्टी में से अपना शेयर डिमांड कर सकता है? यस, बिकॉज उसने नेसेसरीज सप्लाई की है, और नेसेसरीज के लिए लायबल है माइनर की प्रॉपर्टी। अच्छा, क्या माइनर ने लिख के दिया था कि उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी? नहीं, तो उसकी प्रॉपर्टी को किसने लायबल कर दिया? लॉ ने। विच कॉन्ट्रैक्ट? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। सेकेंड पर्सन इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अच्छा, अनसाउंड माइंड का पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया है। 2 टाइप की अनसाउंडनेस होती है, एक इडियट और एक लुनाटिक। इडियट मतलब परमानेंटली अनसाउंड, उसके साथ हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पर लुनाटिक और इंटॉक्सिकेटेड मतलब कुछ टाइम के लिए साउंड माइंड और कुछ टाइम के लिए अनसाउंड माइंड। अच्छा, जब ये लोग साउंड माइंड के हैं तब हम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जब ये लोग अनसाउंड माइंड के हैं तब हम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड सेम एज माइनर, दे आर लायबल फॉर नेसेसरीज अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी। सेम रूल। और थर्ड वन है डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। अच्छा, लॉ ने कितने लोगों को डिस्क्वालीफाई किया है? 3। एलियन एनिमी, इंसॉल्वेंट एंड कन्विक्ट। एलियन एनिमी मतलब ड्यूरिंग द वॉर, जिस कंट्री के साथ हमारी कंट्री का वॉर चल रहा है, ड्यूरिंग द वॉर हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, याद है ना? बिफोर और आफ्टर द वॉर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर ड्यूरिंग द वॉर कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं है। इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट, नादार, उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं है। एंड कन्विक्ट जो जेल में है, जब तक जेल में है तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर किया तो कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइड। 3 पॉइंट्स हमने कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में पढ़े थे, माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। और यहाँ पे एक न्यू पॉइंट यहाँ पे ऐड किया मैंने, दैट इज फॉरेन सॉवरेन्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन स्टेट्स, डिप्लोमैट्स एंड एम्बेसडर्स। फॉरेन सॉवरेन्स मतलब ह्यूज पावर वाले लोग जिनके पास सुप्रीम पावर्स होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन स्टेट मतलब जो अपनी फॉरेन कंट्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने आए हैं। बहुत बार गुजरात में या इंडिया में समिट होता है, इंटरनेशनल मीटिंग होती है, तो बहुत सारे फॉरेन कंट्री के लोग यहाँ पे आते हैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने, तो वो जो फॉरेन डेलीगेशन आता है उसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन स्टेट। डिप्लोमैट्स कनेक्टेड टू पॉलिटिक्स एंड एम्बेसडर। एम्बेसडर इज अ ह्यूज पर्सनैलिटी, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जस्ट अ लाइट एग्जाम्पल, लेट्स से बराक ओबामा, ठीक है। बराक ओबामा इंडिया आए हैं, ही इज कंसिडर्ड टू बी एम्बेसडर। अगर वो इंडिया आए हैं और हमको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, कैन वी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एज ही इज ए एम्बेसडर? यस, आप चाहो तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्या बराक ओबामा हम पर केस फाइल कर सकते हैं? हाँ। क्या हम उन पर केस फाइल कर सकते हैं? नो। ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है। आप इन ह्यूज पर्सनालिटीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हो, पर एक कंडीशन है, ये लोग चाहे तो आप पर केस फाइल कर सकते हैं, पर आप चाहो तो इन पर केस फाइल नहीं कर सकते। ये राइट इनको किसने दिया है? गवर्नमेंट ने, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम इन लोगों पर केस फाइल नहीं कर सकते। फिर भी बहुत बड़ा ऑफेंस इन्वॉल्व है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगा एम्बेसडर्स के साथ। हम डायरेक्टली कभी भी इन पर सूट फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट एसेंशियल हमने पढ़ा था फ्री कंसर्न। अच्छा, कंसर्न मीन्स टू एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, और कंसर्न का लैटिन वर्ड है कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम, जैसे हमने कंसिडरेशन में पढ़ा था समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न मतलब क्विड प्रो क्यू, एंड टू एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, दैट मीन्स कंसेंसस एड इडम।
और पार्टीज का कंसेंट होना चाहिए फ्री। अच्छा, कंसेंट फ्री होना चाहिए मतलब हमने अपनी मर्जी से कंसेंट दिया, वॉलेंटरीली, अपनी विश से, हम पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं था। और हमने ऑलरेडी एसेंशियल्स में पढ़ा है कंसेंट कितने सिचुएशंस में फ्री नहीं है, 5। कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉशन। कॉशन में कैसा प्रेशर है, फिजिकल प्रेशर। आपको एग्जाम्पल दिया था मैंने कि ए को बी की बाइक चाहिए और बी बाइक देने के लिए रेडी नहीं है, तो ए ने क्या किया, बी को गन पॉइंट पे रखा और उसकी बाइक ले ली। क्या बी का कंसेंट यहाँ पे फ्री है, नहीं। उस पर क्या हुआ है, फिजिकल प्रेशर, तो उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज कॉशन। अच्छा, ए ने बी को गन पॉइंट पे नहीं रखा, ए ने मुन्ना भाई को अपॉइंट किया, मुन्ना भाई को बोला बी को जाके गन पॉइंट पे रखो, क्या ये कॉशन है। पर पार्टी ने कुछ नहीं किया, किसी आउटसाइडर ने, थर्ड पार्टी ने कुछ किया है। क्या बाहर वाला भी कॉशन कर सकता है, हाँ। कॉशन कैन बी डन बाय पार्टीज और आउटसाइडर। अगर थर्ड पार्टी भी कुछ करेगा तो भी उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज कॉशन। अच्छा, मुन्ना भाई ने बी को जाके गन पॉइंट पे नहीं रखा, उसने उसके घर पे जाके तोड़ फोड़ की है, लेट्स अज्यूम प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। अब उसने पर्सन को कुछ नहीं किया, प्रॉपर्टी को डैमेज किया। इज दिस प्रॉपर्टी डैमेज कंसिडर टू बी कॉशन, हाँ या ना। जब ए ने बी को गन पॉइंट पे रखा था या मुन्ना भाई ने बी को गन पॉइंट पे रखा था, तो उनका इंटेंशन था उसको डराना, करेक्ट। मारना इंटेंशन नहीं था, डराना इंटेंशन था, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ले। सेम वे यहाँ पे जब प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है तो उसके पीछे भी उनका इंटेंशन है डराना, कॉजिंग फियर। और डराना कहाँ पे इंक्लूडेड है, कॉशन। इसका मतलब कॉशन पर्सन पे भी हो सकता है और प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है। और अगर कॉशन हुआ है तो जो सफरिंग पार्टी है बी, उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब याद रखना, दो ऑप्शन, वो वैलिड भी रख सकता है और वॉइड भी कर सकता है। एंड इस कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे कॉशन इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, दैट्स वाई इट इज पनिशेबल अंडर इंडियन पेनल कोड। कॉशन को एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, इसीलिए वो आईपीसी में पनिशेबल है। और अगर कॉशन हुआ था और एग्रीड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, वॉइड कर दिया, तो उन्होंने जो भी बेनिफिट रिसीव किया था, अब वो बेनिफिट उनको रिटर्न करना पड़ेगा। वैलिड है तो बेनिफिट रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, पर आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करोगे तो आपको बेनिफिट वापस देना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम मैंने बी को गन पॉइंट पे रखा, बी की बाइक ले ली, बाइक तो ले ली पर उसने बी को 10,000 रुपए दिए थे। अब बी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है, बाइक वापस ले रहा है, तो आपको वो 10,000 भी वापस देने पड़ेंगे। सेकेंड पॉइंट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अच्छा, किसी को इन्फ्लुएंस करना मतलब डोमिनेट करना। डोमिनेट करना मतलब माइंडसेट चेंज कर देना। जो हम मानते हैं वो हमने उसको मनवा दिया, उसका माइंडसेट चेंज कर दिया, दैट इज इन्फ्लुएंस। और ये इन्फ्लुएंस गलत वे में हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में कैसा प्रेशर है, मॉरल और मेंटल, बिकॉज माइंडसेट चेंज किया है। और यहाँ पे भी कॉशन की तरह ही कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। और अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए कंपलसरी 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। कितनी कंडीशंस, 3। पहला, देयर मस्ट बी सम रिलेशन, मतलब पार्टीज आर नोन टू ईच अदर, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। दूसरा, देयर इज अ पोजीशन टू डोमिनेट ईच अदर, इसका मतलब एक पार्टी होनी चाहिए हायर पोजीशन पे और दूसरी पार्टी होनी चाहिए लोअर पोजीशन पे। एंड थर्ड, द ट्रांजैक्शन इज अनरीजनेबल। इसका क्या मतलब, हायर पोजीशन वाली पार्टी ने लोअर पोजीशन वाली पार्टी का कुछ गलत इस्तेमाल किया है, देयर इज सम अनफेयर एडवांटेज। 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, डोमिनेंट पोजीशन होनी चाहिए और ट्रांजैक्शन अनरीजनेबल होना चाहिए, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अनड्यू इन्फ्लुएंस। अच्छा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर एंड पेशेंट। पेशेंट को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, डॉक्टर ने इन्फ्लुएंस कर दिया, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, खर्चा करवाना पड़ेगा, और अनरीजनेबल सम पेशेंट से ले लिया। क्या यह अनड्यू इन्फ्लुएंस है, हाँ। देयर इज अ रिलेशन, विच रिलेशन, डॉक्टर एंड पेशेंट। यहाँ पे कोई ब्लड रिलेशन की जरूरत नहीं है, और कोई रिलेशन होगा तो भी चलेगा। डॉक्टर इज कंसिडर्ड टू बी एट अ हायर पोजिशन एंड पेशेंट एट अ लोअर पोजिशन, सो देयर इज अ डोमिनेटिंग पोजिशन। एंड थर्ड, द ट्रांजैक्शन इज अनरीजनेबल, उसने अनरीजनेबल सम लिया है, वो गलत है। तो अब पेशेंट के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, मतलब अब वो पेशेंट डॉक्टर पे केस फाइल कर सकता है।
क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत यूज किया है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको लेंडर और बोरोवर का। जैसे ए था, उसने बी को लोन दिया है, तो ए को हम बोलेंगे लेंडर, जो लोन देता है वो लेंडर होता है, और जो लोन रिसीव करता है उसको बोरोवर बोलते हैं। और ए ने बी से एक्सट्रीमली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया है, लेट्स अज्यूम 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इज इट अनड्यू इन्फ्लुएंस? यस, देयर इज अ रिलेशन। विच रिलेशन? lender and borrower. Is there a dominating position? Yes, a lender can influence the borrower and the transaction is unreasonable because rate of interest is very high. अब वो borrower चाहे तो contract को valid भी रख सकता है और void भी कर सकता है. It is a clear case of undue influence. तो undue influence की 3 condition याद रखना: relation, dominant position and the transaction is unreasonable. और relations के कुछ classifications दिए हैं आपको. First one, that is classified based on real authority. और real authority किसके बीच में होती है? उसका एग्जाम्पल है master and servant. मतलब मास्टर चाहे तो अपने सर्वेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते. और लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर चाहे तो भी अपने एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस कर सकता है बिकॉज ऑफ द रियल अथॉरिटी. फिर है फिड्यूशरी रिलेशन. फिड्यूशरी रिलेशन मतलब ये ट्रस्ट बेस्ड है, भरोसे पे बेस्ड है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है डॉक्टर एंड पेशेंट, लॉयर एंड क्लाइंट, टीचर एंड स्टूडेंट. स्टूडेंट अपने टीचर पे ट्रस्ट करते हैं, पेशेंट अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करता है और क्लाइंट अपने लॉयर पे ट्रस्ट करते हैं. अब लॉयर जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, डॉक्टर जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, सीए जितना बोलेगा उतना टैक्स भरना पड़ेगा बिकॉज हम उन पे क्या करते हैं? ट्रस्ट. वो प्रोफेशनल्स है तो इसीलिए वो लोग हायर पोजीशन पे आते हैं. तो वो लोग चाहें तो हमको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. एंड थर्ड वन इज मेंटल इनकेपेबिलिटी. कौन मेंटली इनकेपेबल माना जाता है? माइनर. तो फादर चाहे तो अपने माइनर सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट वी आर स्टार्टिंग विद इज फ्रॉड. अच्छा, फ्रॉड कैसा एक्ट माना जा रहा है? इंटेंशनल. इसको क्यों इंटेंशनल एक्ट बोला जाता है? बिकॉज इसमें इंटेंशन है हमारा डिसीव करना. डिसीव करना मतलब चीट करना. मतलब हमने क्यों किया? बिकॉज हमको सामने वाले के साथ चीटिंग करना था, धोखा दे रहा था, तो उसको बोला जाता है फ्रॉड. और फ्रॉड में द रिप्रेजेंटेशन इज फॉल्स. फॉल्स इसका मतलब जो हम बोल रहे हैं वो गलत है एंड द पर्सन नोज इट टू बी फॉल्स. मतलब पार्टी को पता है गलत है फिर भी गलत बोल रहा है, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉड. अच्छा, पता है गलत है फिर भी गलत बोल रहा है, क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन है चीट करना. क्योंकि उसका इंटेंशन है चीट करना. और यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल. अच्छा, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल तो कर ही सकते हो, ऑल्सो यू कैन क्लेम डैमेजेस. डैमेजेस क्यों मांग रहे हैं? बिकॉज सामने वाले ने हमारे साथ चीटिंग किया है, फ्रॉड है. तो फ्रॉड में वी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द डैमेजेस. और क्या किसी के साइलेंस को हम फ्रॉड अज्यूम कर सकते हैं? नो, किसी के साइलेंस को आप फ्रॉड अज्यूम नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, हम वेफर लेने गए, हमको लेस चाहिए था, हम गलती से बालाजी लेकर आए. अब वो सेलर ने हमको कुछ भी बताया नहीं. क्या सेलर ने हमारे साथ फ्रॉड किया? नेकलेस लेने गए, ओरिजिनल नेकलेस लेना था, गलती से दूसरा नकली नेकलेस लिया है, सेलर ने हमको कुछ भी बताया नहीं. टीवी लेने गए, इंपोर्टेड लेना था, पर सेलर ने जो टीवी दिया वो इंडिया का है, सेलर ने हमको कुछ भी बताया नहीं. क्या उसने हमारे साथ फ्रॉड किया है? नहीं. इन सब सिचुएशंस में गुड्स लेते वक्त, लेने से पहले गुड्स के बारे में पूछना, सेलर को सब कुछ बताना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी. बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर की बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. तो इस सिचुएशन में आप सेलर के साइलेंस को फ्रॉड कंसिडर नहीं कर सकते. साइलेंस इज नॉट फ्रॉड एक्सेप्ट, इसके 2 एक्सेप्शंस है जहाँ पे सेलर का साइलेंस फ्रॉड माना जाएगा. 2 केसेस में. फर्स्ट, ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू स्पीक एंड सेकेंड, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच. अच्छा, ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू स्पीक, हम गुड्स परचेज करने गए हैं, हमने गुड्स परचेज किए और गुड्स में डिफेक्ट है और ऐसा डिफेक्ट है जो देखने से विजिबल नहीं है और सेलर ने हमको उस डिफेक्ट के बारे में बताया नहीं. मुझे बताओ, क्या सेलर ने हमारे साथ फ्रॉड किया है? हाँ, बिकॉज सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर गुड्स में कोई डिफेक्ट है तो आपको बायर को उस डिफेक्ट के बारे में बताना पड़ेगा. तो अब अगर उसने नहीं बताया तो उसका साइलेंस क्या माना जाएगा? फ्रॉड. एंड सेकेंड, व्हेन द साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच,
इस सिचुएशन में उसका साइलेंस ही क्या माना जाएगा, स्पीच माना जाएगा। अच्छा, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम शोरूम में गए नेकलेस परचेज करने, 2 टाइप के नेकलेस अवेलेबल थे, रियल ओरिजिनल और इमिटेटिव आर्टिफिशियल। हमको रियल चाहिए था, ठीक है। वहाँ पे दोनों टाइप के नेकलेस थे। हमने एक नेकलेस उठाया, हमने सेलर को बोला अगर आप नहीं बोल रहे तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये रियल है, और उसने कुछ कहा नहीं। अब हमने क्या किया, रियल समझ के उसको परचेज कर लिया। मुझे बताओ क्या सेलर ने हमारे साथ फ्रॉड किया है? हाँ, उसने कुछ नहीं बोला, उसका साइलेंस ही क्या हो चुका है, उसकी स्पीच। उसने नहीं बोला, इसीलिए हमने क्या अज्यूम किया, रियल। तो अब उसका साइलेंस माना जाएगा फ्रॉड, ठीक है। जैसे कोर्ट में केस होता है ना, तो जज डिसीजन देने से पहले कन्विक्ट से, जो मुजरिम होता है, उससे एक बार पूछता है आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है, राइट। और वो कन्विक्ट ने कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब उसने वो क्राइम एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, कुछ बोला नहीं फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, तो अब उसका साइलेंस ही क्या माना गया, उसकी स्पीच, ठीक है। साइलेंस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी फ्रॉड। मतलब नॉर्मल सिचुएशन में आप किसी के साइलेंस को फ्रॉड अज्यूम नहीं कर सकते, पर 2 एक्सेप्शंस है इसके। 2 केसेस में साइलेंस फ्रॉड माना जाएगा। फर्स्ट वन, व्हेन देयर इज अ ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू स्पीक, एंड सेकेंड व्हेन हिज साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। ये दोनों पॉइंट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज मिस रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, फ्रॉड कैसा एक्ट है, इंटेंशनल, पर मिस रिप्रेजेंटेशन कैसा एक्ट है, अनइंटेंशनल। मिस रिप्रेजेंटेशन शुड रिलेट टू अ मटीरियल फैक्ट। मटीरियल मतलब इंपॉर्टेंट। जैसे हम गुड्स लेने जाते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, गुड्स की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, प्राइस इंपॉर्टेंट है, तो उस इंपॉर्टेंट चीज़ों को बोला जाता है दैट इज अ मटीरियल फैक्ट। यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन क्या है, फॉल्स है। मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन में भी जो हम बोल रहे हैं वो गलत है, बट द पर्सन बिलीव्स इट टू बी ट्रू। इसमें मैंने आपको फिर हेरा फेरी का एग्जाम्पल दिया था, फिर हेरा फेरी, उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड का डिफरेंस बताया था आपको। अच्छा, फिर हेरा फेरी में बिपाशा बासु ने अक्षय कुमार को क्या बोला, पैसे क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। फ्रॉड है ये, रिप्रेजेंटेशन इज फॉल्स, और बिपाशा बासु को पता था कि पैसे डबल होने वाले नहीं है, सो पर्सन नोज इट टू बी फॉल्स। पर मिस रिप्रेजेंटेशन किसने किया, अक्षय कुमार टू राजपाल यादव। अक्षय कुमार ने भी राजपाल यादव को क्या बोला, पैसे डबल। तो यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन क्या है, फॉल्स है, पर अक्षय कुमार को क्या लगा था कि पैसे डबल हो जाएंगे, सो द पर्सन बिलीव्स इट टू बी ट्रू। हमने गलत चीज को सच मानकर आगे फॉरवर्ड कर दिया है, हमारा कोई भी गलत बोलने का इंटेंशन नहीं था, तो उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। और मिस रिप्रेजेंटेशन में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। पर यहाँ पे डैमेजेस क्लेम करना अलाउड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पार्टी का कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था। याद रखना, फ्रॉड में वी कैन क्लेम डैमेजेस, पर डैमेजेस क्लेम करना मिस रिप्रेजेंटेशन में अलाउड नहीं है, बिकॉज मिस रिप्रेजेंटेशन इज इनोसेंट। यहाँ पे हमारा चीट करने का इंटेंशन नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द फिफ्थ वन, दैट इज मिस्टेक। अच्छा, मिस्टेक हो जाना मतलब भूल हो जाना। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स समझने में हमसे कोई भूल हो गई, लॉ समझने में कोई भूल हो गई, तो उसको मिस्टेक बोला जाएगा। सो मिस्टेक मीन्स एरर इन बिलीफ। 2 टाइप्स ऑफ मिस्टेक, फर्स्ट वन इज मिस्टेक ऑफ लॉ। अच्छा, मिस्टेक ऑफ लॉ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ डोमेस्टिक कंट्री एंड मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री। If it is a mistake of law of domestic country, then the contract remains valid. And if it is a mistake of law of foreign country, then the contract turns to be void. सबसे पहले हमसे जो मिस्टेक हुई है, that is a mistake of law. मतलब लॉ समझने में हमसे कोई गलती हो गई है। और कहाँ का लॉ समझने में आपसे गलती हुई है, डोमेस्टिक कंट्री। डोमेस्टिक कंट्री मतलब क्या, हमारी ओन कंट्री, इंडिया। मतलब इंडिया का लॉ समझने में हमसे कोई गलती हो गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम व्हीकल से जा रहे थे, लेक्चर में आ रहे थे और सिग्नल रेड था, फिर भी हमने तोड़ दिया, तो ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस को हम बोल रहे हैं भैया हमको तो ये लॉ पता नहीं था, गलती हो गई, जाने दो। जाने देगा या पेनल्टी इंपोज करवाएगा, पेनल्टी इंपोज करवाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड। इसका मतलब आपको अपनी कंट्री का लॉ पता होना चाहिए। लॉ नहीं पता ऐसा एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते। Ignorance of law is not an excuse.
दैट्स वाई द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड। और सेम वे हमसे अगर किसी फॉरेन कंट्री का लॉ समझने में मिस्टेक हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड, बिकॉज हमको हर कंट्री का लॉ पता नहीं हो सकता, पर आपको अपनी कंट्री का लॉ तो पता होना चाहिए। सो फर्स्ट टाइप ऑफ अ मिस्टेक इज मिस्टेक ऑफ लॉ। सेकेंड टाइप ऑफ अ मिस्टेक इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अच्छा, फैक्ट मतलब सर्कमस्टांसेस या कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस समझने में कोई मिस्टेक हो गई या सिचुएशन समझने में कोई मिस्टेक हो गई तो उसको बोला जाएगा दैट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया। विच टू पार्ट्स? बायलैटरल एंड यूनिलैटरल। अच्छा, बायलैटरल वर्ड का मतलब बोथ, दोनों साइड से, और यूनिलैटरल वर्ड का मतलब वन साइड से। बायलैटरल मिस्टेक मतलब दोनों से मिस्टेक हो गई। अगर दोनों पार्टीज से गलती हो चुकी है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। एंड अगर इफ इट इज अ यूनिलैटरल मिस्टेक, एक से मिस्टेक हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, एक पार्टी से गलती हुई। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बी ए से टीवी परचेज करने गया और बी ने टीवी देख के ऐसा अज्यूम कर लिया, मान लिया कि टीवी इंपोर्टेड है, फॉरेन कंट्री से आया है और टीवी इंडिया का है, कोई इंपोर्टेड टीवी नहीं है। ए ने उसको कुछ भी बताया नहीं, तो वो इंपोर्टेड टीवी समझ के लेकर चला गया। अब गलती किसकी, बी की, उसको पूछना चाहिए। ए की बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो बी अब ऐसा बोल रहा है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना और टीवी को वापस देना है, चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। इट इज़ अ यूनिलैटरल मिस्टेक, और यूनिलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड। अब आप टीवी वापस नहीं कर सकते, पर इसके कुछ एक्सेप्शंस है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। टू सिचुएशंस, आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन मतलब पर्सन की ही मिस्टेक हो गई। ए को कॉन्ट्रैक्ट करना था बी के साथ, पर कॉन्ट्रैक्ट में नाम लिख दिया है डी का, और मान लो कि डी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, डी की गलती नहीं है, ए की गलती है, भले एक पार्टी की मिस्टेक है पर पर्सन की ही गलती हो चुकी है, बी की जगह पे डी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल? जिसकी गलती है, ए की गलती है, तो ए के पास दो ऑप्शन, वैलिड और वॉइड। एंड सेकेंड वन इज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की ही गलती हो गई। कॉन्ट्रैक्ट में लिखना था सेक्शन 90 और गलती से लिख दिया सेक्शन 19, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज हो गया। तो भले ही यूनिलैटरल मिस्टेक है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। अच्छा, इसका क्या लॉजिक है? नॉर्मली एक पार्टी से गलती होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, पर वो गलती बहुत बड़ी हो गई है, पर्सन की ही गलती हो गई है या तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की गलती हो गई है। उस सिचुएशन में आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। फ्री कंसर्न के 5 पॉइंट्स हमने कंप्लीट किए। कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। अच्छा, पहले 4 केसेस में मतलब कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। पर मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली वॉइडेबल होने वाला नहीं है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी मिस्टेक है, टाइप ऑफ मिस्टेक। सो यू नीड टू चेक दैट। असेंशियल्स में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन होना चाहिए लॉफुल, बट अब कुछ केसेस में हमारा ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है अनलॉफुल है। हाँ, अगर लॉफुल होता तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता, पर इन सिचुएशंस में हमारा ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है। अनलॉफुल है इसीलिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। इसका मतलब इन सारे केसेस में द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, और इसमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। फर्स्ट वन, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ में स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग वाइन इन गुजरात में वाइन सेल करना अलाउड नहीं है, सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। सेकेंड, इफ इट इज अलाउड इट कैन डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। अच्छा, राजस्थान में वाइन सेल करना अलाउड है पर रेस्ट्रिक्टेड लिमिट है, एक लिमिट के ऊपर आप वहां पे वाइन सेल नहीं कर सकते। तो अगर उस लिमिट के ऊपर आप वाइन सेल करोगे तो उसको क्या बोला जाएगा, वॉइड बोला जाएगा। क्यों? वो प्रोहिबिटेड नहीं है बट इट इज डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट में कुछ डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट में स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है, इलीगल है, वॉइड एब इनिशियो, और सेकेंड पॉइंट में कुछ लिमिट तक अलाउड है, उस लिमिट के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। थर्ड वन, अ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉज इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कॉर्शन में, किसी पर्सन पर इंजरी करने के लिए
किसी को मारने के लिए आप किसी को अपॉइंट कर रहे हो, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। तो ए को बी को गन पॉइंट पे रखना है और वो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ कर रहे हैं, मुन्ना भाई के साथ। तो ए ने जो मुन्ना भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है दैट इज वॉइड, एक्चुअली इट इज इनिशियो। सेम वे अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू फ्रॉड विथ एनी पर्सन, किसी के साथ फ्रॉड करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वॉइड। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इमोरल, अनएथिकल, ये हम पढ़ चुके हैं, मिस्टर एक्स डेटिंग मिसेस वाई, दैट इज इमोरल। एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अच्छा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब पब्लिक के अगेंस्ट में है, तो अगेंस्ट में है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। और इसका भी एग्जाम्पल हमने किया था, ब्राइब इन पब्लिक ऑफिसेस, पब्लिक ऑफिसेस में ब्राइब देना अलाउड नहीं है, सो दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल होने की वजह से कितने कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड है, 6। और 6th पॉइंट हमने पढ़ा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब नेक्स्ट हेडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब ये सारे एग्रीमेंट्स पब्लिक के बेनिफिट में नहीं है, इसीलिए इन सारे एग्रीमेंट्स को लॉ ने क्या डिक्लेयर कर दिया है, वॉइड। ऑल दीज एग्रीमेंट्स आर डिक्लेयर्ड एज वॉइड। अच्छा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कितने एग्रीमेंट्स है, अभी कितने दिख रहे हैं, 4। पहला इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी को रेस्ट्रेंट करना मतलब रोकना, और किस चीज से रोका जा रहा है, मैरिज करने से। आप किसी के मैरिज के राइट को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा एग्रीमेंट करोगे तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया है, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, ये वैलिड है या वॉइड है, वैलिड और वॉइड, वॉइड। अच्छा ए ने अपनी मर्जी से ये एग्रीमेंट किया है कि आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, क्या वो अपनी मर्जी से भी ये एग्रीमेंट नहीं कर सकता, नहीं, बिकॉज लॉ में ये अलाउड नहीं है। लॉ ने हर एक पर्सन को राइट दिया है टू मैरी अ पर्सन ऑफ हिज ओन चॉइस, आप जिससे चाहो उससे शादी कर सकते हो, आप अपने ये मैरिज के राइट को खुद भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो ए ने खुद यह एग्रीमेंट किया है, स्टिल द एग्रीमेंट इज वॉइड। अच्छा एज्यूम करते हैं ए ने बी के साथ ये एग्रीमेंट किया और उसने एग्रीमेंट के तौर पे 5 लाख रुपए ले लिए, ठीक है, ये एग्रीमेंट क्या है, वॉइड। अब ए ने किसी और से मैरिज कर ली, व्हाट अबाउट द मैरिज, वैलिड, बिकॉज मैरिज करना तो उसका राइट है। क्या बी अब ए पर केस फाइल करके उससे 5 लाख रुपए रिकवर कर सकता है, हाँ या ना, ना, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है और आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कभी भी केस फाइल नहीं कर सकते। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने किसी को 5 लाख रुपए दिया मर्डर करने के लिए, अब उसने मर्डर नहीं किया, तो क्या हम उस पर केस फाइल करके वो पैसे रिकवर करेंगे, नहीं, उल्टा पैसे तो मिलेंगे नहीं, पनिशमेंट मिलेगी वो अलग। तो आप ऐसे वॉइड एग्रीमेंट्स के लिए कभी भी केस फाइल नहीं कर सकते। सेकेंड वन, एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अच्छा लीगल प्रोसीडिंग मतलब जो कोर्ट का लीगल प्रोसीजर है, कोई अपने लीगल राइट्स एनफोर्स कर रहा है, हम उसको रोक रहे हैं, उसके राइट्स को रोकना अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया है कि मैं आप पर कभी भी केस फाइल नहीं करूंगा। ए ने बी के साथ क्या एग्रीमेंट किया, मैं आप पर कभी भी केस फाइल नहीं करूंगा। अब ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था गुड्स का, बी ने ए को गुड्स सप्लाई नहीं किए, मुझे ये बताओ क्या ए बी पर केस फाइल कर सकता है, हाँ या ना, हाँ। पर ए ने एग्रीमेंट क्या किया था कि मैं केस नहीं करूंगा, वो जो केस नहीं करने का एग्रीमेंट है दैट एग्रीमेंट इज वॉइड। आप अपने लीगल राइट्स को कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, तो अब आप चाहो तो बी पर केस फाइल कर सकते हो। तो दैट एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। थर्ड वन इज अ मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज में पेड ब्रोकर्स इन्वॉल्व करना, जो पैसे लेके शादी करवाते हैं, ऐसे ब्रोकर्स इन्वॉल्व करना अलाउड नहीं है। सच एन एग्रीमेंट इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड। अच्छा व्हाट अबाउट द रजिस्टर्ड ब्यूरोज, मैरिज ब्यूरो जो लाइसेंस्ड है या वेबसाइट है शादी.com, जीवनसाथी.com, ये सब वैलिड है। अगर रजिस्टर्ड मैरिज ब्यूरो है और लाइसेंस्ड वेबसाइट है तो वैलिड है, अदरवाइज मैरिज में पेड ब्रोकर्स इन्वॉल्व करना अलाउड नहीं है। एंड फोर्थ वन इज ट्रेडिंग विद एन एनिमी, ये हमने एलियन एनिमी में पढ़ा था। एनिमी कंट्री के साथ ड्यूरिंग द वॉर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं, नहीं, और बिफोर और आफ्टर द वॉर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज तब वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फ्रेंड। माई क्वेश्चन इज, हमने एनिमी कंट्री के साथ ड्यूरिंग द वॉर कॉन्ट्रैक्ट किया है विथ द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है? दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी वैलिड।
ड्यूरिंग द वॉर किया है फिर भी वैलिड है, बिकॉज किससे पूछ के किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब गुड्स की जरूरत है और वो गुड्स उसी कंट्री में से मिलने वाले हैं, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के लाइसेंस लेके फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वैलिड। अगर बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंस के होता तो वॉइड। हाउ मेनी एग्रीमेंट्स आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? टिल नाउ 4. In restraint of marriage, in restraint of legal proceeding, a marriage, brokerage contract and trading with an enemy. 5th agreement is trafficking in public offices. अच्छा, public offices में trafficking मतलब bribe देना, रिश्वत देना, वो allowed नहीं है. Such an agreement is discovered to be void. ए बी के साथ एग्रीमेंट कर रहा है कि गवर्नमेंट पोस्ट ट्रांसफर करेंगे, अपनी गवर्नमेंट की पोस्ट सामने वाले को ट्रांसफर करेंगे और 1 लाख रुपए देंगे, तो यह एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वॉइड। अच्छा, ट्रैफिकिंग मतलब इलीगली डील करना, पब्लिक ऑफिसेज में डील करना अलाउड नहीं है। नेक्स्ट इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब क्या? चेंजिंग स्टेटमेंट इन कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में जो आपने एक बार स्टेटमेंट दे दिया, गवाही दे दी, बिना वैलिड रीजन के आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए के घर से बी ने चोरी की, रॉबरी की, तो ए ने क्या किया? बी पर केस फाइल कर दिया और स्टेटमेंट दे दिया कि बी ने चोरी की है। अब केस चल रहा था और बी आया ए के पास, उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो भी मैंने चोरी किया मैं सब कुछ वापस दे देता हूँ, आप अपने केस को क्या करो? वापस ले लो और अपने स्टेटमेंट को क्या करो? चेंज कर दो। अब ए ऐसा कर रहा है, क्या ए ऐसा कर सकता है? नहीं, दैट इज वॉइड। उसको बोला जाता है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। अच्छा, ऐसा क्यों? बी तो सब कुछ वापस दे रहा है, तो हम केस वापस नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो वो फिर से चोरी करेगा, फिर से सॉरी बोलेगा, उसने एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है और उसको उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और उसको पनिशमेंट कौन देगा? कोर्ट देगा। और कोर्ट कब देगा? जब आप केस करोगे। आप अपने केस को वापस नहीं ले सकते और स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते, हमारे लॉ में ये अलाउड नहीं है। इफ अ पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस देन ही मस्ट बी पनिश्ड। जिसने ऑफेंस किया है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, दैट इज अ रूल ऑफ स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट वन इज मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। अच्छा, मेंटेनेंस और चैम्पर्टी में क्या होता है? केस में कोई थर्ड पार्टी हमको हेल्प कर रही है, मतलब ए का बी पर केस चल रहा है और ए को पता है कि मेरा केस स्ट्रांग नहीं है, तो सी की हेल्प मांग रहा है, तो थर्ड पार्टी जब हेल्प करेगी दैट इज मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। दोनों में डिफरेंस क्या है? थर्ड पार्टी को केस में से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ए ने सी से हेल्प तो ले ली पर सी को केस में से कुछ भी मिलेगा नहीं, तो उसको क्या बोला जाएगा? मेंटेनेंस। और अगर ए और बी के बीच में प्रॉपर्टी का केस चल रहा है और ए सी की हेल्प मांग रहा है और उसको बोल रहा है अगर मैं केस जीत गया तो प्रॉपर्टी में से 20% आपको दे दूंगा, तो थर्ड पार्टी को अब केस में से बेनिफिट हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? चैम्पर्टी। मेंटेनेंस में थर्ड पार्टी को कुछ भी बेनिफिट होने वाला नहीं है और चैम्पर्टी में थर्ड पार्टी को बेनिफिट होगा, या तो प्रॉपर्टी या तो प्रॉफिट, केस का जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो शेयर होगा, तो उसको बोला जाएगा चैम्पर्टी। दोनों में से कोई भी वैलिड नहीं है, बिकॉज बिना वैलिड रीजन के आप ऐसे किसी को हेल्प नहीं कर सकते। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हमने कितने एग्रीमेंट्स कंप्लीट किए? 7। 8th वन, इंटरफियरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस। अच्छा, जस्टिस मतलब न्याय, और न्याय कौन देता है? जज। तो जज के डिसीजन में आप कभी भी इंटरफियर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ए का केस चल रहा है बी पे, ए को पता है कि मेरा केस स्ट्रांग नहीं है, तो कोर्ट में जाके पीछे से जज को ब्राइब दे रहा है, ये अलाउड नहीं है। सच एन एग्रीमेंट इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड। और उसमें लिखा है एन एग्रीमेंट टू इन्फ्लुएंस द लेजिस्लेशन इज वॉइड। लेजिस्लेशन मतलब हमारे कंट्री का रिटर्न लॉ, अपने कंट्री के लॉ को आप कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को भारत रत्न, पद्म विभूषण सेल कर रहा है, ये अलाउड नहीं है। सच एन एग्रीमेंट इज वॉइड। नेक्स्ट वन, एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल फ्रीडम। हम किसी के पर्सनल फ्रीडम को भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ए बी को बोल रहा है मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, आप 5 साल तक बोलना नहीं, वो स्पीच का राइट है उसका, उसके पर्सनल राइट को हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। एंड एग्रीमेंट फॉर क्रिएटिंग अ मोनोपोली। अच्छा, मोनोपोली मतलब क्या? मार्केट में सिंगल सेलर है, तो मोनोपोली इज गुड फॉर पब्लिक और नॉट? नॉट। क्यों? क्योंकि वो एक ही सेलर है, तो वो कंज्यूमर को क्या करेगा? एक्सप्लॉइट करेगा प्राइस बढ़ा के, तो मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करना अलाउड नहीं है।
अगर आपने मोनोपोली क्रिएट करने का एग्रीमेंट किया है तो वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट चाहे तो मोनोपोली कर सकती है, हाँ, पर हम लोग प्राइवेट में मोनोपोली नहीं कर सकते। एंड लास्ट वन, एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अच्छा, रेस्ट्रेंट करना मतलब रोकना, और ट्रेड मतलब बिजनेस, प्रोफेशन। हम किसी को लॉफुल बिजनेस करने से रोक नहीं सकते। सच एन एग्रीमेंट इज वॉइड। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट साइड वाला पैंटालून्स के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, आप डेनिम्स मत सेल करो, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, ये अलाउड नहीं है। आप किसी को लॉफुल बिजनेस करने से रोक नहीं सकते। अच्छा, किसी को लॉफुल बिजनेस करने से रोकना अलाउड नहीं है, यह एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। पर इस एग्रीमेंट के कुछ एक्सेप्शंस हैं, इन एक्सेप्शंस में यह एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। अच्छा, नॉर्मली ये रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट वॉइड होता है, पर एक्सेप्शंस में यही एग्रीमेंट वैलिड है। पर यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस आप लगा रहे हो ना, वो रीजनेबल होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल। 4 पॉइंट्स है इसमें। फर्स्ट वन इज सेल ऑफ गुडविल। गुडविल अगर आपने सेल किया है किसी को, तो जो बायर ऑफ गुडविल है वो सेलर को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। जिसने आपका गुडविल परचेज किया है वो आपको रोक सकता है कि जिस एरिया में आपने मुझे गुडविल दिया है उस एरिया में आप सेम बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकते। दिस इज कंसिडर्ड टू बी वैलिड। सेकेंड वन इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स है वो एक दूसरे को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आप सेम बिजनेस अलग से सेम एरिया में कैरी ऑन नहीं कर सकते। क्यों रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो पार्टनर वही बिजनेस उसी एरिया में करेगा तो फर्म को लॉस होगा। तो फर्म के बेनिफिट में आप चाहो तो पार्टनर्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ये वैलिड है। थर्ड वन इज सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ए बी को बोल सकता है कि जब तक आप हमारे साथ काम कर रहे हो, आप यही काम कहीं और किसी कंपनी में नहीं कर सकते। अगर वो सेम काम कहीं और करेगा तो उससे उस कंपनी को कॉम्पिटिशन हो जाएगा। तो कॉम्पिटिंग फील्ड में आप चाहो तो एम्प्लॉय को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। एंड फोर्थ वन इज अ ट्रेड कॉम्बिनेशन। अच्छा, ट्रेड कॉम्बिनेशन मतलब बिजनेस एग्रीमेंट है जिसका कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है। दैट्स वाई सच एन एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड टू बी वैलिड। नेक्स्ट हेडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट्स दैट आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। कुछ एग्रीमेंट्स को लॉ ने एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर लिया है। 3 एग्रीमेंट्स है ऐसे। फर्स्ट वन, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन। एग्रीमेंट के टर्म्स अनसर्टन है। जैसे ए ने बी को बोला मैं आपको हैंडसम अमाउंट पे करूंगा, या ए के पास 3 कैमरास थी और बी को बोल रहा है आई विल सेल यू 1 कैमरा। अब हैंडसम अमाउंट कितना है वो हमको पता नहीं है, 3 में से कौन सी कैमरा सेल करनी है वो पता नहीं है। अगर एग्रीमेंट के टर्म्स ही अनसर्टन होंगे तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड। सेकेंड वन, एग्रीमेंट विच इज अनलॉफुल इन पार्ट। अच्छा, ये एग्रीमेंट पूरा अनलॉफुल है या पार्टली अनलॉफुल है, पार्टली अनलॉफुल है। तो अगर आप इसके पार्ट्स को सेपरेट कर सकते हो तो जो लीगल पार्ट है वो वैलिड होगा एंड द इलीगल पार्ट विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। लेट्स अज्यूम ए ने लोन लिया है, 5 लाख का लोन लिया है, जिसमें से 2 लाख का लोन अपने बिजनेस के लिए लिया है और 3 लाख का लोन मुन्ना भाई को देना है मर्डर करने के लिए। तो अगर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं तो 2 लाख का लोन जो लीगल पर्पस के लिए है दैट इज कंसिडर्ड टू बी वैलिड, और 3 लाख का लोन जो इलीगल पर्पस के लिए दैट इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड। और अगर आप इस 5 लाख को सेपरेट नहीं कर सकते तो फिर आपका पूरा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, मैंने आपको बताया 3 एग्रीमेंट्स है। फर्स्ट वन, मीनिंग इज अनसर्टन, सेकेंड इज अनलॉफुल इन पार्ट एंड थर्ड वन इज वेजरिंग एग्रीमेंट। अच्छा, ये वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब क्या, वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब वेजर, गैम्बलिंग करना पैसों के लिए। सो वेजरिंग एग्रीमेंट मीन्स there is a promise to pay money which is dependent upon some uncertain event। मतलब पैसा डिपेंडेंट है किसी ऐसे इवेंट पे जो होगा या नहीं होगा वो हमको पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी के साथ बेटिंग कर रहा है, शर्त लगा रहा है कि अगर आज बारिश होगी तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा, और बी सामने से ए को बोल रहा है अगर आज बारिश नहीं होगी तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, किस चीज़ का प्रॉमिस हुआ है, क्या ट्रांसफर होगा, मनी। और ये पैसा ट्रांसफर होगा या नहीं होगा ये किस पे डिपेंडेंट है, किसी अनसर्टन इवेंट। कौन सा अनसर्टन इवेंट है, रेनफॉल। बारिश होगी या नहीं होगी वो हमको पता नहीं है। तो इस एग्रीमेंट में पार्टीज का कोई भी पर्सनल एफर्ट, उनको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये लक बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, लक पे डिपेंडेंट है, एक पार्टी जीतेगी और दूसरी पार्टी हारेगी। और इस अनसर्टन इवेंट पे, रेनफॉल पे पार्टी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। इसीलिए ऐसे वेजरिंग एग्रीमेंट्स को लॉ में क्या डिक्लेयर किया है, वॉइड।
Such wagering agreements are declared as void. जब वेजरिंग एग्रीमेंट void है बट कोलैटरल ट्रांजैक्शन इज वैलिड. कोलैटरल मतलब एडिशनल, सपोर्टिव. वेजरिंग एग्रीमेंट void बट उसके जितने भी एडिशनल एग्रीमेंट्स है वो एग्रीमेंट क्या माने जाएंगे? वैलिड. फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ बेटिंग की. बेट करना मतलब शर्त लगाना. 500 रुपए की शर्त लगाई और उसको एडवांस में 100 रुपए देने थे बी को, पर ए के पास 100 रुपीज नहीं थे तो उसने 100 रुपए का लोन किससे लिया? सी से लिया. अब ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो वेजरिंग है और वेजरिंग एग्रीमेंट को लॉ ने क्या डिक्लेयर किया है? वॉइड. पर ए ने सी के साथ जो लोन लेने का एग्रीमेंट किया है वो वेजरिंग का कोलैटरल ट्रांजैक्शन है. सो दैट कोलैटरल ट्रांजैक्शन इज कंसिडर्ड टू बी वैलिड. अच्छा, आपसे पूछेंगे क्वेश्चन में, क्या ए अपने पैसे बी से रिकवर कर सकता है? नहीं, बिकॉज वो एग्रीमेंट क्या है? वॉइड. फिर आपसे पूछेंगे क्या सी अपने पैसे ए से रिकवर कर सकता है? हाँ, बिकॉज ये कोलैटरल ट्रांजैक्शन है वैलिड. तो वेजरिंग वॉइड है पर कोलैटरल ट्रांजैक्शन वैलिड है. और ये रूल कहाँ पे अप्लाई होगा? होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट गुजरात एंड महाराष्ट्र. ये याद रखना, क्योंकि गुजरात एंड महाराष्ट्र में वेजरिंग एग्रीमेंट्स को इलीगल डिक्लेयर किया है. तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स यहाँ पे इलीगल है तो इसके जितने भी एडिशनल ट्रांजैक्शन है वो भी इलीगल माने जाएंगे. तो उस सिचुएशन में कोलैटरल ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं होगा, वॉइड होगा. तो पूरे इंडिया में वेजरिंग का कोलैटरल ट्रांजैक्शन वैलिड होगा एक्सेप्ट गुजरात एंड महाराष्ट्र, बिकॉज गुजरात एंड महाराष्ट्र में इट इज इलीगल. वेजरिंग के आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं: लॉटरी, गैम्बलिंग, पत्ते खेलना, बेटिंग, शर्त लगाना, एंड शेयर्स एंड स्टॉक विदाउट डिलीवरी. ये इंपॉर्टेंट है. शेयर्स और स्टॉक में आप जब भी डील करोगे तो कंपलसरी यू नीड टू टेक द डिलीवरी. पहले शेयर्स की आपको डिलीवरी लेनी है डीमैट अकाउंट में और फिर उसमें ट्रेड करना है. बिना डिलीवरी के शेयर्स में आप ट्रेड नहीं कर सकते. यू आर वायलेटिंग द गाइडलाइंस. तो इसीलिए वो क्या माना जाएगा? वेजरिंग एग्रीमेंट, और वो वॉइड है. और नॉट वेजरिंग के एग्जाम्पल है गवर्नमेंट अप्रूव लॉटरी. गवर्नमेंट ने अगर अप्रूवल दे दिया है तो वो क्या हो जाएगा? वैलिड. फिर हॉर्स रेस अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट. प्राइस कॉम्पिटिशन्स, क्रॉसवर्ड कॉम्पिटिशन, ये टीवी पे काफ़ी सारे टैलेंट हंट्स आते हैं, न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड कॉम्पिटिशन्स आती है. इन सब में ना पर्सनल एफर्ट रिक्वायर्ड होता है, कुछ स्किल चाहिए, कुछ टैलेंट चाहिए. इसीलिए ये सारे एग्रीमेंट्स क्या हैं? वैलिड है. ये वेजरिंग नहीं है. एंड शेयर्स एंड स्टॉक विथ डिलीवरी. विथ डिलीवरी इट इज कंसिडर्ड टू बी वैलिड. हाउ मेनी एग्रीमेंट्स आर डिक्लेयर्ड एज वॉइड? 3. अनसर्टन टर्म्स है, अनलॉफुल इन पार्ट है, एंड थर्ड वन इज वेजरिंग एग्रीमेंट. और वेजरिंग एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.